मानव क्लोनिंग। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? साइंस फिक्शन फिल्में, डबल रोल, है ना? पर सच तो ये है कि ये अब कोई फिल्मी कहानी नहीं रही। ये एक असली वैज्ञानिक हकीकत बन चुकी है, और साथ ही एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल भी। तो आज चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इस पर इतनी बहस क्यों होती है। तो सबसे पहले ये क्लोन होता क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी जीव की एकदम सटीक जेनेटिक कॉपी है। और मजे की बात यह है कि ये कोई साइंस लैब की इजाद नहीं है। प्रकृति तो ये सदियों से करती आ रही है। कैसे? अरे भाई, आइडेंटिकल ट्विन्स, जो एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चे होते हैं ना, वो असल में एक दूसरे के कुदरती क्लोन ही हैं, क्योंकि वो एक ही अंडे से बनते हैं। उनका डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है। बल्कि पौधों में तो ये और भी आम है, जैसे गुलाब की कलम लगाना, वो भी तो एक तरह की क्लोनिंग ही है। तो इंसानों के जरिए क्लोनिंग का जो आइडिया है वो 1963 में वैज्ञानिक JBS हॉल्डन ने दुनिया के सामने रखा था। लेकिन इसे सच होने में कई दशक लग गए। असली जो माइलस्टोन था वो आया साल 1996 में, जब डॉली नाम की भेड़ पैदा हुई। डॉली इसलिए खास थी क्योंकि वो किसी अडल्ट जीव की कोशिका से बनने वाली पहली क्लोन मैमल थी। और फिर देखिए, 2018 में जोंग जोंग और हुआ हुआ नाम के 2 बंदरों को भी क्लोन कर लिया गया, जिससे पक्का हो गया कि ये तकनीक प्राइमेट्स पर, यानी इंसानों के करीबी रिश्तेदारों पर भी काम कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक आखिर ये करते कैसे हैं? मतलब किसी जीव की कॉपी बनाने का प्रोसेस क्या है? चलिए इस साइंस को थोड़ा आसान करके समझते हैं। देखिए, क्लोनिंग के 2 मेन टाइप हैं, और दोनों का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। इसका गोल सीधा है, एक पूरा का पूरा जीव बनाना, जैसा डॉली भेड़ के साथ किया गया था। और दूसरा है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, मतलब इलाज के लिए क्लोनिंग। यहां मकसद कोई नया जीव बनाना नहीं, बल्कि किसी मरीज के डीएनए से मैच करने वाली खास स्टेम कोशिकाएं बनाना है। और सच कहूं तो सारी बहस की जड़ यही है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को तो लगभग सबने नकार दिया है, पर थेरेप्यूटिक क्लोनिंग पर दुनिया बटी हुई है। इन दोनों ही तरह की क्लोनिंग के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो एक ही है। इसका नाम है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, या शार्ट में SCNT। अगर क्लोनिंग को समझना है तो इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो ये SCNT आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसे एक रेसिपी बदलने की तरह समझते हैं। स्टेप 1, एक डोनर एग सेल लिया जाता है और उसका न्यूक्लियस यानी डीएनए वाली रेसिपी बुक बाहर निकाल दी जाती है। अब वो अंडा खाली है। स्टेप 2, जिसका क्लोन बनाना है उसकी कोई भी बॉडी सेल, मान लीजिए स्किन की एक सेल, ली जाती है। स्टेप 3, इस स्किन सेल से उसकी असली रेसिपी बुक यानी न्यूक्लियस निकालकर उस खाली अंडे में डाल दिया जाता है। हो गया रेसिपी स्वैप। स्टेप 4, अब इस नए अंडे को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ताकि ये जाग जाए और बढ़ना शुरू कर दे, और बस। स्टेप 5 में ये कोशिकाओं के एक छोटे से गोले में बदल जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और इसमें डीएनए हूबहू ओरिजिनल डोनर जैसा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? वैज्ञानिक ये सब कर क्यों रहे हैं? जवाब छिपा है मेडिकल साइंस के भविष्य की उन उम्मीदों में जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। ये जो थेराप्यूटिक क्लोनिंग से स्टेम सेल्स मिलती है ना, वो एक तरह से जादू की छड़ी हैं। इनसे किसी भी मरीज की अपनी ही कोशिकाओं से लैब में नए और हेल्दी टिश्यूज उगाए जा सकते हैं। मतलब दिल की मांसपेशियां, ब्रेन के न्यूरॉन्स, कुछ भी। जरा सोचिए, पार्किंसंस, डायबिटीज और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसी बीमारियां जिन्हें आज लाइलाज माना जाता है, उनका इलाज मुमकिन हो सकता है। यही तो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भविष्य, एक ऐसा इलाज जो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए बना हो। और यहीं से जन्म होता है एक क्रांतिकारी आइडिया का, ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन। इसका मतलब है किसी मरीज के लिए उसी की कोशिकाओं से एक नया अंग, जैसे किडनी या लिवर, उगाना। अगर ऐसा हो पाया तो ऑर्गन रिजेक्शन का खतरा, मतलब शरीर का नए अंग को अपनाने से इनकार करने का खतरा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दुनिया में एक इनकलाब ला सकता है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। यहां जितनी बड़ी उम्मीदें हैं, उतनी ही बड़ी नैतिक और वैज्ञानिक चुनौतियां भी हैं। क्लोनिंग का रास्ता सच कहूं तो कांटों भरा है, और इसकी एक कीमत है। एक रिसर्चर ने एक बार कहा था, एक भ्रूण के सिर्फ 4 दिन और मैं अमेरिका में 10,000 दिल के मरीजों का इलाज कर सकता हूं। ये लाइन दिखाती है कि थेराप्यूटिक क्लोनिंग के पीछे कितनी जबरदस्त उम्मीद छिपी है, कि कैसे एक छोटी सी कोशिका से हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। पर उस उम्मीद के सामने खड़ी है एक कड़वी सच्चाई। ये नंबर देखिए, 247। जानते हैं ये क्या है?
डॉली भेड़ को पैदा करने के लिए वैज्ञानिकों को 277 क्लोन भ्रूण बनाने पड़े थे। मतलब एक कामयाबी के पीछे थी 276 नाकामियां। इससे साफ पता चलता है कि ये तकनीक अभी कितनी मुश्किल और भरोसे के लायक नहीं है। और परेशानियां सिर्फ नाकामियों तक ही नहीं है। जो क्लोन जानवर पैदा हो भी जाते हैं उनमें अक्सर दिल, दिमाग और इम्यून सिस्टम से जुड़ी गंभीर बीमारियां मिलती हैं। खुद डॉली भी वक्त से पहले बूढ़ी हो गई और एक आम भेड़ की आधी जिंदगी ही जी पाई। इन खतरों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तकनीक को इंसानों पर आजमाना अभी बहुत दूर की बात है। और बस यहीं आकर साइंस और नैतिकता की राहें टकरा जाती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर इस रिसर्च से लाखों जानें बच सकती हैं तो इसे आगे बढ़ाना ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इसके विरोधी कहते हैं कि स्टेम सेल निकालने के लिए एक इंसानी भ्रूण को नष्ट करना जीवन का अपमान है। और फिर वो गहरे सवाल भी हैं, पहचान और इंसान होने का मतलब क्या है? क्या एक क्लोन एक अलग इंसान होगा? उसके अधिकार क्या होंगे? इन्हीं मुश्किल सवालों की वजह से क्लोनिंग पर दुनिया भर में कोई एक राय नहीं बन पाई है। अलग अलग देशों ने इसे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग रास्ते चुने हैं। जब बात इंसानी क्लोन बनाने की यानी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की आती है तो करीब 46 देशों ने इस पर साफ साफ पाबंदी लगा रखी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 150 से ज्यादा देशों में इससे लेकर कोई ठोस कानून है ही नहीं। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग पर तो फिर भी काफी हद तक दुनिया एकमत है कि ये गलत है। लेकिन जैसे ही बात इलाज और रिसर्च के लिए होने वाली क्लोनिंग पर आती है तो दुनिया का कानूनी नक्शा एकदम बदल जाता है। यहाँ तो नियमों का एक जाल सा बिछा हुआ है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि दुनिया कितनी बंटी हुई है। एक तरफ कनाडा और जर्मनी जैसे देश हैं जो दोनों तरह की क्लोनिंग को पूरी तरह बैन करते हैं, तो दूसरी तरफ यूके और स्वीडन जैसे देश हैं जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को तो बैन करते हैं लेकिन कड़े नियमों के साथ रिसर्च की इजाजत देते हैं। और अमेरिका का मामला तो और भी पेचीदा है। वहां कोई नेशनल बैन नहीं है पर सरकारी फंडिंग पर रोक है और हर राज्य के अपने अपने कानून हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, विज्ञान हमें हमारे शरीर को ठीक करने, उसे फिर से बनाने की एक चाबी दे रहा है। एक ऐसी ताकत जो पहले सिर्फ कल्पनाओं में थी। पर क्या एक समाज के तौर पर हम ये फैसला करने के लिए तैयार हैं कि इस चाबी से कौन से दरवाजे खोलने चाहिए और कौन से हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए?